हम आपसे पूछेंगे और देख लेना कि आपसे सभी प्रश्न बनेंगे। देख लेना आप, एक भी प्रश्न आपसे आउट नहीं होगा। यदि हम आपको सिर्फ ओटी टाइप के प्रश्न ही बताएं, वैसे ही हम ओटी टाइप के प्रश्न बता चुके हैं, बहुत सारे प्रश्न ओटी टाइप के, उनको भी आप देखें। लेकिन क्या होता है, ओटी टाइप के प्रश्न कितने भी बता दो, आपसे प्रश्न नहीं बनते हैं, प्रश्न के आंसर नहीं बनते हैं और वो आउट हो जाते हैं पेपर से। तो समझना बहुत ज़रूरी है, थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट वीडियो है और डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक जरूर किया करें। देखो, उपचयन और अपचयन से संबंधित पेपर में प्रश्न आता है कि किसका उपचयन हुआ है, किसका अपचयन हुआ है। कई बार तो ये होता है छात्रों को पता ही नहीं चलता, लगता है कि दोनों एक जैसे हैं, जबकि यहां लिखा है उपचयन अपचयन। जब किसी भी पदार्थ में मेरे बच्चों ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ऑक्सीजन क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, माने ऑक्सीजन क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो हम कहते हैं उपचयन हुआ। और जब कभी ऑक्सीजन निकल जाती है, तो इसे हम कहते हैं अपचयन। इसके अलावा और क्या होता है, हाइड्रोजन यहां निकलती है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं। ठीक है, यहां देखें अपन, हाइड्रोजन जुड़ती है, इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। देखो, आप इतनी जानकारी भूल जाते हो, जब ज़्यादा मटेरियल हो जाता है तो बिल्कुल समझ में नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो देखिए, एक ट्रिक्स है आपकी। क्या ट्रिक्स है, उप लिखा हुआ है, उप माने उपस्थित हो जाए, क्या ऑक्सीजन उपस्थित हो जाए माने जुड़ जाए तो उपचयन होगा। एक तो ट्रिक्स आपकी ये हो गई। हमने कहा कि ओ आया ही गया, ओ उपस्थित हुआ और ही चला गया, ओ उपस्थित हुआ ही चला गया। ही माने वह है, हमने बोला कि ओ आया, ही चला गया, ओ आया ही चला गया, ओ उपस्थित हुआ तो ही चला गया। अब माना किसी ने किसी से कहा कि हम आ जाएं तुम तभी जाना, तो अब किसी का दोस्त आ गया, वो उसका घर रखा रहा था, तो ओ आ गया और वो चला गया, ओ आया ही चला गया। ओ का मतलब है ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ही चला गया, ही माने एच का मतलब हाइड्रोजन चली गई, निकल गई, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन भी चला गया। माने उपचयन में क्या होता है ये आपको बता दिया। अब अपचयन देखो, अपचयन में हमने कहा कि आपसे अपन याद करेंगे अप आप माने अप, आप ही आए, आप जैसे ही आए ओ चले गए। आप जैसे ही आए, आप मतलब उप, आप माने अप, आप जैसे ही आए ओ चले गए। माने जो अपचयन अभिक्रिया है उसमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन आते हैं, माने जुड़ते हैं, और वो जो ऑक्सीजन है वो चली जाती है, वो निकल जाती है। ये आपको अपचयन और उपचयन और अपचयन में ये सीखना। अब इनके उदाहरण अपन देखते हैं कि अपचयन का उदाहरण क्या है, उपचयन का क्या है, अपचयन का क्या है, दोनों उदाहरण अपन देखते हैं। तो ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तो ऐसे कई उदाहरण आप देख चुके हैं। अब हम आपसे पूछें कि बच्चों ये बताओ कि आपने मैग्नीशियम
रिबन का दहन किया था ऑक्सीजन की उपस्थिति में और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था। तो बताओ इसमें उपचयन हुआ या अपचयन हुआ? तो मेरे बच्चों इसमें मैग्नीशियम का क्या होगा? उपचयन होगा, क्योंकि मैग्नीशियम में देखिए यहाँ कुछ नहीं है मैग्नीशियम में, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन जो है उपस्थित हो गई, तो मैग्नीशियम का क्या होगा? उपचयन होगा। ठीक। दूसरा उदाहरण देखिए, आपने देखा था कार्बन को आपने जलाया था, सब पुरानी चीजें हैं, तो यहाँ धुआं बन गया था कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का क्या होगा? यहाँ पर उपचयन होगा। क्या होगा? उपचयन होगा। तो देखो कितनी सिंपल सी ये चीजें हैं। तीसरा उदाहरण और देखो, लाल भूरे रंग का होता है कॉपर। इसको क्या करोगे आप? इसको गर्म करोगे एक कांच के बर्तन में, उसको हम चाइना डिश बोलते हैं। तो चाइना डिश में हम यदि कॉपर को गर्म करते हैं तो लाल भूरा कलर का होता है, तो लेकिन ये अब काला पड़ जाता है। कैसा पड़ जाता है? काला। पूछा जाता परीक्षा में कि कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर सेकंड ऑक्साइड जो है वो किस कलर का होता है? तो काले कलर का होता है। याद कर लो, नोट कर लो कि जो कॉपर सेकंड ऑक्साइड है वो किस कलर का होता है? वो काले कलर का होता है। और कॉपर कैसा होता है? तांबा कैसा होता है? कॉपर को तांबा बोलते हैं। कॉपर को क्या बोलते हैं? तांबा बोलते हैं। आपके घर में तांबे के तार होंगे। तांबे कैसे कलर का होता है? लाल कलर का होता है, थोड़ा थोड़ा भूरा होता है। तो लाल भूरे कलर का होता है आपका कॉपर। यदि हम इसको गर्म करते हैं, डायरेक्ट आग नहीं लगानी है, इसको किसी बर्तन में रख दो और बर्तन को आप फिर नीचे से गर्म करो। चाइना डिश कांच के बर्तन में किसी में गर्म कर सकते हैं, तो कांच में ठीक रहता है। तो ये काले कलर का हो जाता है। अब कुछ समय बाद आप कहोगे सर हमारा जो ये काला हो गया है कॉपर सेकंड ऑक्साइड, सर अब इसको जैसे का तैसा कैसा बनाएंगे? जैसे का तैसा कैसे बनाएंगे? तो उसको अपन जैसे का तैसा बना सकते हैं। इसको बना सकते हैं अपन अपचयन अभिक्रिया के द्वारा। इसकी जो ऑक्सीजन है इसको भगा दो, इसकी जो ऑक्सीजन है इसको हटा दो, तो अपना Cu बन जाएगा। अब ऑक्सीजन को कौन हटाएगा? ऑक्सीजन को कौन ले जाएगा? और ऑक्सीजन किसी के साथ क्यों जाएगी? तो केमिस्ट्री है या आपकी जो दोस्ती है वो सब कुछ ऐसा ही है। आप जो सोचते हैं वही केमिस्ट्री है, वही विज्ञान है, वही सब कुछ है। तो इसके लिए क्या करेंगे? आपके पास क्या है? CuO है आपके पास। तो क्या करोगे? इसमें आप बच्चों हाइड्रोजन गैस भेज दोगे। हाइड्रोजन गैस भेज दोगे तो जो ऑक्सीजन है ये पानी के रूप में इस प्रकार जो है अलग हो जाती है, H2O। अब बचा आपका तांबा। तो देखिए आपका दोबारा से तांबा बन गया। किसके द्वारा? उपचयन के द्वारा। अब यहाँ एक बात आपको समझना है कि अपचयन में क्या होगा? अपचयन में क्या होगा? अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ती है, इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, ऑक्सीजन निकल जाती है। तो देखिए इसकी जो ऑक्सीजन है यहाँ ऑक्सीजन आपकी निकल गई, तो इसमें कॉपर का होगा अपचयन। एक ट्रिक्स और सोचो, अपचयन में गड़बड़ होगी। अपचयन में हमेशा जो पदार्थ है वो एकदम शुद्ध बन जाता है। अपचयन में जो पदार्थ है आपका वो एकदम शुद्ध बन जाता है। यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड है, आपका कॉपर बन गया, शुद्ध है। दूसरा उदाहरण यहाँ पर आप देखो, और जरूरी है कि जिंक 2 पॉजिटिव है। अब इसको आपको शुद्ध जस्ता बनाना है, तो क्या करोगे? 2 पॉजिटिव का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन कभी ना कभी इसने किसी को दे दिए। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए भी, माने 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी कमी थी, तो अपना शुद्ध क्या बन जाएगा? आपका ये जस्ता बन जाएगा, जिंक बन जाएगा। ये भी काय का उदाहरण है? अपचयन का है। ठीक है, तो अपचयन में इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, ये भी अपन यहाँ समझ गए, ये भी अपन यहाँ समझ गए। अब परीक्षा में कभी कभी क्या कर सकते हैं कि आपको दे दिया Cu2 धनायन +2 इलेक्ट्रॉन, एक किसका उदाहरण है? इलेक्ट्रॉन जोड़ना,
इलेक्ट्रॉन जुड़ना, अपचयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, अपचयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। डायरेक्ट परीक्षा में यही भी पूछ लेते हैं। तो अपना शुद्ध तांबा बन गया, कॉपर बन गया। तो देखिए माने शुद्धतम धातु जो है अपन अपचयन से प्राप्त करते हैं। इतना समझ गए तो देखो ये जानकारी जो है आपको समझ में। प्रिय छात्रों, अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि सल्फर है, नहीं ऐसा नहीं है, इस तरीके से है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, हम पेपर में इस तरीके से आ गया कि सल्फर बन गई और ऑक्सीजन बन गई। अब बताओ यहाँ सल्फर का जो है अपचयन होगा या उपचयन होगा, बताइए। कमेंट में इसका आप जवाब जरूर दें। अब दूसरा हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे हाइड्रोजन है आपकी और एक क्लोरीन है। हमेशा हाइड्रोजन को, क्लोरीन को, ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को अणु के रूप में लिखा जाता है, पहले बता चुके हैं। तो हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में जुड़ गई तो क्या बनता है, HCl। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, अपने पेट में भी बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जुड़ गई तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। अब देखिए यहाँ क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ आपको 2 लगाना पड़ेगा। अब पेपर में आता है कि यह अपचयन का उदाहरण है या उपचयन का है। तो अपचयन में हमने आपको बताया था जैसे ही आप आए, आप से मतलब है अपचयन में ही माने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब जो क्लोरीन है, देखिए क्लोरीन जो है, क्लोरीन में हाइड्रोजन यहाँ आ गई, देखिए हाइड्रोजन आ गई, ये आ गई हाइड्रोजन। जैसे ही आप आए माने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है, अपचयन का उदाहरण है। तो देखिए हम आपको कितनी बेहतरीन ट्रिक्स से बताते हैं, लेकिन आप वीडियो लाइक नहीं करते हैं। यदि आप वीडियो लाइक करें तो बहुत ही तुरंत आपका हम संपूर्ण सिलेबस समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलो। अब परीक्षा में क्या है, इस प्रकार का प्रश्न आता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, कौन सी, रेडॉक्स माने जिसमें अपचयन भी हो और उपचयन भी हो, जिसमें उपचयन भी हो और प्लस, तो ऐसे आपको कई समीकरण मिलेंगे केमिस्ट्री में कि उसमें अपचयन भी हो रहा होगा और उपचयन भी हो रहा होगा, उपचयन भी हो रहा होगा और अपचयन भी हो रहा होगा। ऐसे आपको कई समीकरण देखने को मिलेंगे। तो जिस अभिक्रिया में उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रश्न कई बार आता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी अपन ने क्या देखा था कि जो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड था एक काला हो गया था, तो आप सर के पास गए कि सर हमारा ये तांबा है काला पड़ गया है, इसको शुद्ध कर दो। तो आपके सर ने क्या है, हाइड्रोजन गैस भेजी थी उन्होंने। जब हाइड्रोजन गैस भेजी तो ये ऑक्सीजन से मिलकर के क्या पानी में परिवर्तित हो जाती है और जो तांबा है वो आपका शुद्ध हो जाता है। तो यह जो अभिक्रिया है आपके सामने जो है, यह रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। कैसे पहचानो क्या कि एक रेडॉक्स का उदाहरण है, तो देखिए तीर के पहले क्या है, ये 2 अभिकारक हैं। अब या तो इसका या इसका उपचयन अपचयन हो रहा हो, यदि इसका उपचयन तो इसका अपचयन, यदि इसका अपचयन तो इसका उपचयन हो रहा होगा, तो ये क्या है, अभिकारक है। तो देखिए किसका उपचयन होगा किसका अपचयन होगा उसका पता अपन इस तरफ से लगाएंगे, प्रोडक्ट तरफ से, उत्पाद तरफ से इसका पता लगाएंगे कि किसका। अब देखिए तांबा है, तांबा शुद्ध हो गया माने इसका उपचयन होगा, सिंपल सी बात,
इसका क्या होगा, उपचयन होगा। अभी हमने आपको बोला था कि शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाए तो उसका उपचयन होता, ठीक है, तांबे का उपचयन होगा। इतना सीख गए आप। यहां देखिए हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन आ गई। हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन आ गई। जब ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन जुड़ती है और ऑक्सीजन उपस्थित होती है तो उसे उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। तो हाइड्रोजन का होगा उपचयन, यहां लिख देते हैं। तो देखिए इतने सिंपल तरीके से प्रश्न आते हैं। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं जिनको अपन देख लेते हैं, परीक्षा में हो सकता है आ जाएं और आते ही हैं, 2-3 उदाहरण रहते हैं हर एक उसके। तो देखिए यहाँ है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का यदि हम कार्बन से अभिकरण कराते हैं, कार्बन से माने क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो समझो बात। कार्बन जो है माने कोयला, कोयले जलता है तो धुआं बनता है, कोयला जलता है तो धुआं बनता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ प्लस लगा लिया करो। संभावना क्या क्या बन रही है वो सोच लिया करो। तो कार्बन ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो अपने सोच लिया। बचा जिंक, तो ये हमने जिंक लिख दी बची हुई। तो एक बात बताओ, पहले जिंक ऑक्साइड थी, इससे शुद्ध अपन को जिंक मिल गई, तो जिंक का क्या होगा, क्या होगा, शुद्ध धातु किस में मिलती है, अपचयन में मिलती है। ठीक, अब यहां देखिए आप, जो कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन आ गई। जब ऑक्सीजन आती है, जब ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ में, किसी भी तत्व में ऑक्सीजन आती है, उपस्थित होती, उपस्थित से लगा, उपस्थित ऑक्सीजन, उपस्थित ऑक्सीजन, उप मानो उपचयन ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पर, तो कार्बन का यहाँ पर क्या होगा, कार्बन का होगा उपचयन, उपचयन, क्योंकि देखिए यहाँ इसमें कार्बन में ऑक्सीजन जो है उपस्थित हो गई, उपचयन। एक अन्य उदाहरण भी और देख लेते हैं यहाँ पर। क्या उदाहरण है आपका, ये है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसकी क्रिया, देखो बैलेंस की कोई आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक समीकरण बैलेंस करो, प्रत्येक समीकरण बैलेंस नहीं करना। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड की क्रिया बच्चों HCl से होती है। तो क्या क्या बनता है, क्या क्या बनता है, देखिए इधर भी देखो 2 तत्व हैं, इधर भी 2 तत्व हैं। तो मैग्नीज क्लोरीन से क्रिया करेगा, पहली बात तो ये। तो ये क्या बन गया आपका, मैग्नीज क्लोराइड बन, क्या बन गया, मैग्नीज क्लोराइड बन गया। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो देखो आप दिमाग लगाया करें थोड़ा बहुत, पानी भी बनेगा। 11 की केमिस्ट्री आपको उंगलियों पे आएगी, उंगलियों पे। इतना हो गया। अब ये आपकी क्लोरीन बची है, ये आपकी क्लोरीन बची है। तो क्लोरीन हमने ये अलग कर दी। तो प्रिय छात्रों, यह भी जो है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। यह भी आपका अपचयन और उपचयन अभिक्रिया का आपका उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपके हो गए 3 उदाहरण। देखो अलग से कुछ आता नहीं है आपके इस पेपर में, तो इन्हीं को आप दिमाग में बिठा लें कि रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण कौन कौन से हैं, सर ने कौन कौन से लिखाए थे, वो आप दिमाग में इसको छाप लें। अब हम देखने वाले हैं संक्षारण के बारे में कि संक्षारण क्या होता है। संक्षारण, संक्षारण का मतलब यही छपा हुआ है, क्षरण। क्षरण माना होता है नष्ट होना। क्षरण माने क्या होता है, किसी चीज का क्षरण होना माने नष्ट होना। तो लोहा या लोहे से बने बर्तन जब वायुमंडल में खुले छोड़ दिए जाते हैं तो वह नमी माने H2 और ऑक्सीजन की उपस्थिति में एवं अम्ल की उपस्थिति में
संक्षारित होते रहते हैं उसे अपन संक्षारण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, अपन लोहे से देख लेते हैं। लोहे में लग जाती है जंग, ठीक, जंग लग जाती है। अब जंग लगती है लोहे में, इसका सूत्र क्या है, Fe2O3 इंटू XH2O, यह जंग का सूत्र है। जब लोहे में जंग लगती है तो इसके भार में वृद्धि हो जाती है, ये भी परीक्षा में प्रश्न बनता है। तो जंग का सूत्र याद कर लो। देखो परिभाषा इसी से बनाओ, जब लोहा या लोहे के बर्तनों को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वह नमी में क्या होता है, पानी होता है, तो वह नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में संक्षारित होते रहते हैं, इसे हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, ये जंग लगने का आपका सूत्र हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो 3 इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं, अब याद कैसे रखोगे। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर चांदी, फिर लिख दिया हमने लोहा, फिर लिख दिया हमने तांबा। अब आप हमारे पास आए तो हमने कहा चलो तो आपको संक्षारण के बारे में बताते हैं, चलो तो आपको हम संक्षारण के बारे में बताते हैं। तो चलो तो संक्षारण के बारे में बताते हैं। तो चा से अपन चांदी याद कर लेंगे, लोहा और तांबा। माने हमने आपसे कहा कि चलो तो हम आपको संक्षारण पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। चांदी, लोहा और तो तांबा। तो चांदी के जो जेवर होते हैं आपके, ये वायुमंडल में रखे रहते हैं। तो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है, जो वाहन होते हैं उनके धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड होती है। तो उसकी जो सल्फर डाइऑक्साइड है चांदी से क्रिया करके Ag2S बनाती है, जो कि काले कलर का होता है, हो जाता है। चांदी के जितने बर्तन होते हैं, जेवर होते हैं, आभूषण होते हैं, सब काले पड़ जाते हैं इसी कारण। आपका जो लोहा है, लोहा हमने बता दिया कि लोहे पे जंग लग जाती है, ठीक, जंग आपके सामने है, घर पे देख सकते हैं आप। तो तांबा होता है आपका, इसका भी संक्षारण होता है। उस संक्षारण बने वाले पदार्थ का सूत्र क्या है, कॉपर कार्बोनेट इंटू कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, यह जो है हरे कलर का होता है। कैसा होता है, हरे कलर का होता है। तो आपके पेपर में सिर्फ इतना ही आता है, जंग किस किस में लगती है, संक्षारण किस किस का होता है। तो जंग, ये आपका सूत्र भी हो गया। अब देखो यहाँ पर जो तत्व या धातुएं मुक्त अवस्था में मिलती हैं उनमें जंग नहीं लगती है, ठीक है। जैसे कि आपका सोना है, आपका प्लेटिनम है, ठीक है, तो इनमें जंग देखने को नहीं मिलती है। तो यह हमेशा आपको शुद्ध अवस्था में देखने को प्राप्त होती हैं, सोना और प्लेटिनम। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता को कैसे याद करोगे। विकृत माने बेकार, बेकार की गंध किसी पदार्थ में आने लगे उसको अपन बोलते हैं विकृत गंधिता। तो जो क्या है, तेलीय पदार्थ होते हैं, बसा वाले पदार्थ होते हैं, हवा में रखे रखे वो सड़ जाते हैं और उनमें बदबू आती है और वो खराब हो जाते हैं, इसको कहते हैं विकृत गंधिता, उपचयन के कारण। अब जो हमने बोला आपको कि बसा जो कुरकुरे होते हैं आपके नमकीन वाले पैकेट, कुरकुरे नमकीन हुई आपकी, तेल, तो बसा, कुरकुरे, तेल आदि पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में उपचयित हो जाते हैं और ये विकृत गंधी हो जाते हैं, इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। माने इसकी जो स्वाद है, इसकी जो गंध है, दोनों ही परिवर्तित हो जाती है। तो परीक्षा में सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि विकृत गंधिता हो जाती है, पदार्थ के स्वाद और गंध बेकार हो जाती है।
किस किस में हो सकती है? बसा वाले पदार्थ हो सकते हैं। कुरकुरे माने नमकीन वो जो होती हैं। अच्छा, नमकीन के जो पैकेट आते हैं वो फूले रहते हैं बच्चों, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। तो नाइट्रोजन गैस जो है बच्चों संरक्षण करती है, माने किसी भी चीज़ को जो है बचाती है। संरक्षण माना होता है बचाना, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस जो है कुरकुरे नमकीन को बचाने का काम करती है। ये आपकी नाइट्रोजन गैस परीक्षा में सीधा सीधा डायरेक्ट यहीं से वो पेपर में पूछ लेते हैं। तो देखो, विकृत गंधिता में ही उत्तर छपा था। बी से वा से याद करो, बसा, कुरकुरे, ता तेल। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में विकृत गंधी हो जाते हैं, अर्थात सड़ जाते हैं और खाने के योग्य नहीं रहते हैं, तो इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। इसलिए खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस से संरक्षित किया जाता है। चिप्स की थैली होती है, फूली रहती है, तो वास्तव में उसमें नाइट्रोजन गैस ही भरी रहती है। तो यहां आप इतना समझ गए। अब हम चर्चा कर लेते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे, जिसमें ऊष्मा का शोषण हो, ऊष्मा का अवशोषण हो, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो क्या कैसे अभिक्रिया? ऊष्मा शोषी है। जो हरे पेड़ पौधे हैं उनके पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक अवयव होता है, वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण आपकी एक अभिक्रिया हो गई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया है आपकी बर्फ है। बर्फ को यदि आप ऊष्मा देंगे तो बर्फ से पानी बनता है। तीसरी बात, सिर्फ पानी ही है। पानी को आप गर्म करते हैं, पानी को आप गर्म करते हैं बच्चों, तो पानी से क्या है? वाष्प बनती है। ऊष्मा दोगे पानी को तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है आपका पानी। तो इतना सीख गया। इसको क्या बोलोगे? वाष्पीकरण बोलोगे। लिख देते हैं भाई साहब, नहीं आप कहोगे सर बताया नहीं इतना, और वाष्पीकरण हो गया। 5वें नंबर का उदाहरण क्या है? आपने सीखा था कि जो चूना पत्थर है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम गर्म करते हैं, जिसको अपन ने बोला था निस्तापन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कार्बोनेट जो पदार्थ होते हैं, माने जो CO3 वाले पदार्थ होते हैं, उनको शुद्ध करने के लिए निस्तापन प्रक्रिया अपनाई जाती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। यहाँ पर देखिए कहीं भी हमने ऑक्सीजन नहीं लिखी है। जब सीमित वायु आए और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति आए तो अनुपस्थिति वाला आंसर आप सही करोगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। जब गर्म करोगे तो इसमें से धुआं उड़ेगा, माने धुआं क्या होता है? CO2 होता है धुआं। CO2 धुआं उड़ेगा, CO2 निकल गई, एक O बची, एक O यहाँ लिख दो, तो आपकी कैल्शियम ऑक्साइड ही बन गई। तो देखिए ये आपका भी किसका उदाहरण है? ऊष्मा शोषी, क्योंकि इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, क्षेपी माना होता है निकलना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलती है, उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सबको पता है। कोयले का दहन, कार्बन का दहन, क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, पुनः एक बार सुनो, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, गोबर गैस का दहन, इसका सूत्र है CH4। कोई भी पदार्थ चलेगा, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। तो ये जलती है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यहाँ बच्चों एक बात और है, यहाँ कुछ मात्रा में पानी भी निकलता है, ठीक है। तो एक हो क्या रहा है? ये सब हो रहा है दहन। इस क्या हो रहा है? दहन। और दहन को हम कहते हैं जलना, ठीक है। तो माना दहन माना जलना, ये सब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण कहलाते हैं।
एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लो आप, श्वसन। आपने भोजन किया, उसका सूत्र आपने लिख दिया C6H12O6, फिर आपने सांस ली, ऑक्सीजन लिख दी, फिर आप सांस छोड़ोगे, कौन सी गैस छोड़ते हो? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। सर्दियों में आपने देखा होगा, दर्पण के सामने बोलते हो तो उसमें पानी छा जाता है, तो भाई साहब श्वसन में पानी भी निकलता है और ऊष्मा भी निकलती है, जिससे आप गर्म हो और आपके शरीर का तापक्रम जो है 37 डिग्री सेल्सियस है, अर्थात 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका तापक्रम है, क्योंकि आपके अंदर कोशिकाओं में, सेल में क्या हो रहा है? श्वसन हो रहा है। आपने दीपावली में भी एक प्रयोग किया था, प्रयोग नहीं किया था, आपके पिताजी ने दीवार पर कलई पोती थी। तो पापा ने कलई कैसे पोती थी? बाजार से वो कलई ले आए, और बाल्टी में घोल दी, और बाल्टी में था पानी, था, पानी गर्म हो जाता है, और बनता क्या है? और बच्चों बनता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और ऊष्मा निकलती है, माने पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ऊष्मा छिपी विक्रिया, माने जिसमें ऊष्मा निकलती है वो ऊष्मा छिपी विक्रिया होती है। देखिए, तो इस तरीके से आपको आंसर बच्चों सोचना है। अब आपसे कहें कि पानी का सूत्र क्या है? H2O है। अब छोटी मोटी जानकारी तो देखो आपको ये आनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर इतनी सारी अपन ने अभिक्रियाएं सीखी, थोड़ी चीज़ और समझो। जब दो तत्व जुड़ते हैं, कभी कभी देखो तत्व भी होते हैं, यौगिक भी होते हैं, ठीक है, कभी कभी तत्व भी जुड़ सकते हैं, कभी कभी यौगिक जुड़ सकते हैं, कभी कभी यौगिक तत्व जुड़ सकते हैं अभिक्रियाओं में। तो आपको देखना पड़ेगा तत्व जो आपके 118, इनको भी आपको कुछ को इम्पोर्टेंट जो है उनको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम आपसे कहें कि एक अभिक्रिया है जो मोस्ट है, परीक्षा में पूछी जाती है, NH3 कैसे बनाई जाती है? तो अमोनिया बनाने की विधि है हेबर विधि। हेबर विधि में बच्चों अमोनिया का निर्माण होता है। अब जी अमोनिया कैसे बनाई जाती है? बहुत कन्फ्यूज़न है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ट्रिक्स इसलिए तो बताते हैं कि इस तरीके से तीर का निशान बना दो। प्रश्न आएगा कि अमोनिया कैसे बनती है? भाई साहब यहाँ सीधी अमोनिया लिख दो, कॉपी में लिख दो, कक्षा 11वीं में पूछी जाती है। अमोनिया में क्या क्या है? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब आपको पता है कि आपके सर ने हमने बोला था कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन को हमेशा N2 और H2 के फॉर्म में ही लिखते हैं, तो हमने यहाँ लिख दी N2 और H2। ठीक है, अब बैलेंस की बात आती है। नाइट्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ नाइट्रोजन 2 हैं, यहाँ आप 2 लगा दो। इस चक्कर में क्या है, आपकी जो हाइड्रोजन है 3 दूनी 6 हो गए, यहाँ 2 हैं, यदि हम 3 का गुणा कर देते हैं तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन इधर भी हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनाने के लिए फैक्ट्रियों में हमें उच्च ताप और दाब रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? उच्च ताप व उच्च दाब रखना पड़ता है। लोहा उत्प्रेरक लेना पड़ता है, मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक लेना पड़ता है, तो आपकी यह अभिक्रिया बन जाती है। और यह एक ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है, इसमें ऊष्मा निकलती है। तो देखिए, इस प्रकार से अमोनिया बनाई जाती है, और ये हर साल आपका पेपर में, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, चलो अब आपसे कहें हम कि बच्चों एक बात बताओ कि वो एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे बनता है? घबराना नहीं, सब सूत्र सिखा देंगे अगली वीडियो में। एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3। तीर का निशान लगा दो। अब दिमाग लगाओ कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है इस किस से बनी है? Al से बनी है और Cl से बनी है, माने एल्यूमिनियम क्लोरीन से बनी है। तो बताओ क्या दिक्कत है? यहाँ पर हमने यहाँ एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन लिख दी। क्लोरीन 3 है, यहाँ क्लोरीन, हाँ क्लोरीन कैसे लिखी जाती है? इस तरीके से लिखी जाती है क्लोरीन। क्लोरीन 3 है, यहाँ 2 है, कैसे बैलेंस करोगे? 3 2 का बैलेंस कर दो, 3 का 2 में, 2 का 3 में कर दो। यही तो आपने गणित में सीखा है। तो यहाँ 2 का गुणा कर दो, 3 दूनी 6, यहाँ 3 का कर दो, 3 दूनी 6।
अब 2 क्लोरीन 2 एल्यूमिनियम होगा इधर, तो यहाँ 2 लगा दो, तो इस तरीके से एल्यूमिनियम बनती है। ठीक है। और बच्चों जो और पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH2 है, वो एंटासिड है, माने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। जब पेट में अम्लता हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो डॉक्टर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाली दवाई आपको देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने सीख लिया यहाँ पर। अब हम आपको ओटी टाइप के प्रश्न देंगे, तो उन्हीं को आपको देखना है बस। अब आप क्या चाहते हैं वो कमेंट में आप ज़रूर बताएं।